तो हेलो दोस्तों, आज एक नए वीडियो में हम लोग कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि टेस्ट हुआ था क्लास 10th का। ठीक है, तो क्लास में बायोलॉजी और मैथ का डिस्कशन कराया था, लेकिन किसी कारण बस क्या हुआ था कि आवाज़ जो हुआ कैमरा में आया नहीं, जिसके कारण फिर से वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, आपका काम है घर पर बैठ करके सारा क्वेश्चन को मिला लेना है। ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए, ये बायोलॉजी और मैथ का आज कॉपी बांट दिया गया था, जिसमें अनुराग कुमार मात्र 84 नंबर लाया था। अब मात्र कहने का मतलब आप समझिए जाइए कि हम 84 में बताइए। जो भी टेस्ट होता है 100 में कम से कम 90 प्लस लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी से ही लगिएगा तो भी। और जिन बच्चों का रिजल्ट कम आता है, इसका मतलब मेहनत आप कम कर रहे हैं। कॉपी चेक करने का सबसे अच्छा तरीका जो हो रहा है, ठीक है, कि सारा कॉपी तो मान लीजिए चेक करके आपको हम दे रहे हैं। जो भी नंबर दे रहे हैं आप सोचिए कि इतना मेहनत किए तो इतना नंबर आएगा, तो कितना मेहनत करेंगे तो मेरा टारगेट पूरा होगा। अगर ये बच्चा सोच लेता है हर टेस्ट में, तो आपका जो रिजल्ट होगा कहीं कहीं बेहतर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ध्यान देना है कि कॉपी में जो हम लिख रहे हैं, जो नंबर आ रहा है और कहाँ गलती करें, हर कॉपी देखिए चेक करके आपको हम देते हैं। जितने बच्चे मेगा परीक्षा देते हैं उनसे पूछिए क्या बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड एग्ज़ाम में क्या काम आता है। अगर नहीं आता है तो एग्ज़ाम देना बंद कर दीजिए। ठीक है, क्लास भी बंद कर दीजिए, पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बार ज़रूर पूछिए, और कॉपी चेक करके आपको मिल गया है तो उस कॉपी को आपको ध्यान से देखना कि हमने कहाँ गलती किया और कहाँ नंबर कटा है। तो जिन बच्चों को यदि मन में कुछ रह जाता है, डाउट वगैरह, तो क्लास में भी कॉपी ला करके आप पूछ सकते हैं। ये आपका पूर्णतः अधिकार है और जवाब देना भी मेरा अधिकार है। ठीक है, आते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में याद रखिएगा मृतजीवी पाई जाती है। ठीक है, पर पोषण में आपको पढ़ाए थे 3, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। उसी में पहला था मृतजीवी। मृतजीवी पर पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव जंतु मरे हुए जीव जंतु से, ठीक है, मरे हुए जीव अस्थायी या स्थायी रूप से कार्बनिक, घुलित या अघुलित के रूप में क्या होता है, जो ग्रहण करता है उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मृतजीवी। तो कवक भी इस तरह का प्राणी। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जानते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में नहीं होता। ये प्रकाश संश्लेषण करता कौन है, याद रखिएगा। यहाँ से क्या ऑब्जेक्टिव बना, पेड़ पौधा। कौन करता है? पेड़ पौधा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या बनाते हैं, भोजन। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितने चीज़ों की? 4 चीज़ों की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर आपका हो गया सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ठीक है, यह देखिए। दूसरा जो आपका हो गया CO2, ठीक है, आप H2O भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए H2O लिख लेते हैं। और चौथा में याद रखिएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए। भोजन बनाता है, भोजन जो बनता है उसका नाम रखा जाता है ग्लूकोज। क्या नाम रखा जाता है? ग्लूकोज। क्लियर है? अब ये देखिए, अच्छा, सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा? दिन में ही मिलेगा। बताइए, क्या सूर्य का प्रकाश रात में मिल सकता है? नहीं मिलेगा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दिन में होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए यह 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो उसमें आवश्यकता होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है सब्जी, तेल है, मसाला है, और सब्जी में आप आलू ले आइए, फूल गोभी ले आइए, जो आपका इच्छा लाइए तो ही बनेगा सब्जी, ऐसे तो बनेगा नहीं। तो जो भोजन बन रहा है, तो हम लोग के भोजन में कुछ न कुछ मटेरियल की ज़रूरत होती है। उसी तरह से पेड़ पौधों को भी कुछ न कुछ मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसी के अनुसार। तो ये 4 मटेरियल है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा के पास ले जाकर पूछ रहे हैं मैगी खाइएगा, वो कुछ नहीं कहेगा। वो खुद कहेगा कि मैगी हमारे कारण तू खा रहा है, मेरे कारण, तेरे कारण हम क्या खाएंगे। तो ये चारों चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण पूछता है आपको। एकदम देखिए, सॉरी, एक थोड़ा सा और लिख लेते हैं, एक लाइन ये हमने लिखा है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण पूछता है, बच्चा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, भूल जाता है। आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे नहीं कि प्रकाश संश्लेषण आपको बड़ा अच्छा से याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? 4 चीज़ों की। देखिएगा ध्यान से। तो 4 चीज़ों को देखिए, हम पहले क्या कर लेते हैं, CO2 लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे H2O, और एक लाइन खींचेंगे, ऊपर आप लिख लीजिए क्लोरोफिल। ये तीनों चीज़, ठीक है, 4 चीज़, क्लोरोफिल, और एक हो गया आपका सूर्य का प्रकाश। तो जब ये चारों मिलेगा तो आपका बनेगा ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में मिलेगा ऑक्सीजन, और साथ में मिलेगा आपका H2O। जो ऑक्सीजन मिलता है वो है उत्पाद, उसको कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राण वायु। यदि ऑक्सीजन हमको नहीं मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मिनट तक जीवित रह सकते हैं, सोच लीजिए। यानी बिना ऑक्सीजन का कितना जीवित रह सकते हैं? मात्र 3 मिनट। यहीं पर प्रश्न आता है, बिना पैसों के आप कितना देर तक जीवित रह सकते हैं महाशय? 1 मिनट भी नहीं। ठीक है, आज के डेट में पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। आ जाइए, अब इसको देखिए संतुलित करने का क्या तरीका। देखिए कार्बन के पास, अच्छा ये ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज बांटता है, पूरा शरीर में बटेगा एनर्जी के रूप में। तो ये देखिए क्या ग्लूकोज, अब इसी से हम क्या करेंगे? बांटेंगे। देखिए सी कितना है? 6। तो जहाँ सी रहेगा वहाँ 6 लगाइए। जहाँ H 12 है तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए? 12 लगा दीजिए। और बच गया 6, तो 6 बच गया तो इधर भी बांटेगा, इसको भी तो चाहिए, 6 दे देगा। जब 6 दे देगा तो ये जो एक पार्ट बच गया ये नाराज हो जाएगा। ये कहेगा कि सबके बांट रहा है, हमरा डांट रहा है, इससे बढ़िया ठीक है चल 6 इसको दे, तो 6 तू रख ले, 2 साल दे देगा इसको, ले। ये आपका हो गया प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। आपका 1 नंबर 2 नंबर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अब मुख का यदि हम चर्चा करें तो स्पेशल मुख के बारे में पहुंचेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण हम लोग सबसे पहले कहाँ रखते हैं? मुख में। यानी भोजन का अंतर्ग्रहण हो रहा है, कहाँ हो रहा है? मुख में। मुख में पूछता है लार। क्या पूछता है? लार के बारे में। तो 3 जोड़ी लार की ग्रंथि पाई जाती है। इसी में पूछता है कि कौन सा लार का नाम पूछता है कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिएगा टाइलिन। क्या याद रखिएगा? टाइलिन। या याद रखिएगा एमाइलेज। क्लियर है? 3 निकलता है। चलिए इतना दूर हो गया। अब मुख से ही संबंधित आपसे पूछता है किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्टिव आपका हो गया क्लियर नहीं। उसके बाद देखिए मुख में क्या होता है? दांत होता है। क्या होता है? अब दांत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दांत का 2 भागे चला। एक भाग को हम लोग देखते हैं बाहरी जो सफ़ेद है, ठीक है, और एक भाग जो है भीतरी वो क्या होता है? पीला रंग का होता है। तो बाहरी जो भाग रहता है उसको हम लोग कहते हैं एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल। ध्यान से सुनिएगा। और जो पीला भाग रहता है उसको हम लोग कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन। यहाँ तक हो गया क्लियर। दांत जो बना होता है, पूछेगा दांत किसका बना होता है? याद रखिएगा जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। चलिए पूछता है दांत जो क्षति होता है किस गैस के कारण होता है? तो आपको याद रखना जो क्षति होता है, दांत जो क्षति होता है वो होता है फ्लोरीन गैस के कारण। जो आइसक्रीम वगैरह आप खाते हैं ना, अभी भी देखिए प्रचार जो चलता है ना, थोड़ा सा कट किया प्रचार में देखिएगा, और दांत में झंझनाहट है, वो क्या करेगा? तुरंत कहेगा सेंसोडाइन, पता नहीं क्या क्या नाम है, यूज कीजिए दांत। ये वहाँ प्रचार में ये नहीं कहेगा कि यदि इस तरह का आइसक्रीम में क्या होता है? फ्लोरीन नामक गैस होता है, जिसके कारण क्या होता है? आपके दांत को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। वो नहीं बताएगा, कहेगा सेंसोडाइन की यूज कीजिए, आप फिर आइसक्रीम खाइए। ये सब प्रचार के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जितना कम हो सके आइसक्रीम खाइएगा, दांत का सेवा आपके होते रहेगा। चलिए, तो दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। और क्षति हो जाए तो फ्लोरीन गैस से होता है। क्लियर है? अब इसी से संबंधित देखिए दांत जो है ना, अब इसी से जो है दांत पूछता है कितने प्रकार का होता है? दांत कितने प्रकार का होता है? तो दांत होता है 4 प्रकार का होता है, रत्नक, कृंतक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। पूछता है दांत की संख्या मानव वयस्क में दांत की संख्या कितना होता है? तो 32 होता है। लेकिन वही पूछेगा मानव जीवन काल में दांतों की संख्या कितना होता है? तो टोटल 52 होता है, 20 और आपका 32, 52। क्लियर है? जो 20 जो होता है दांत होता है वो दूध का दांत होता है। बचपन में सभी के लोग क्या होते हैं? दांत वगैरह टूट गया होगा ना, तो जो 20 होता है ये होता है। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए मुख में है, जीभ भी है। जीभ का काम क्या है? स्वाद को चखना, क्योंकि जीभ के ऊपर स्वाद कलिका होती है। क्लियर है? चलिए, यानी हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। और आगे हम लोग अब देख लेते हैं पित्त रस कहाँ से निकलता है। याद रखिएगा, देखिए आपको हम बताते हैं। ठीक है, ये देखिए संरचना आपका मुख का है। आपको छोटा सा डायग्राम हम बना देते हैं। और ये जो जे के आकार का होता है ये होता है अमाशय। इसको हम कहते हैं क्या? अमाशय। क्लियर है? और यही अमाशय के ऊपर एक त्रिभुजाकार जैसा आकृति होता है जिसको हम लोग कहते हैं यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। और यकृत में एक संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय। और नाम से पता चल रहा है कि पित्ताशय से निकलता है पित्त रस। लेकिन पूछा कहाँ? पित्त रस। बताइए पित्त रस कहाँ से निकलता है? देखिए यहाँ पर यकृत से। मुगुआ से नहीं होगा, अमाशय से नहीं, छोटी आंत से। तो पित्त रस जो होता है पित्ताशय से। अगर पित्ताशय ऑप्शन में रह गया तो पित्ताशय लगाइए, लेकिन अगर यह यकृत दिया है तो यकृत से लगाइए। ठीक है, अब यकृत से संबंधित हम कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में आ गया है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है, जो कितने किलो का होता है? लगभग 1.5 किलो का होता है। यकृत का एक काम याद रखना, वसा का पाइसीकरण। क्या होता है? वसा का। धीरे धीरे बोल रहे हैं आप, कॉपी अगर कलम आपके पास है तो लेकर के आप बैठ जाइए, या फिर थोड़ा सा स्लो वगैरह कर करके भी आप देख सकते हैं, नहीं तो बोल रहे हैं आप उतना देर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने क्या देखा? यकृत का कार्य देखा, वसा का पाइसीकरण। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा ग्रंथि देख लिए यकृत। पित्ताशय से पितरस निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। चलिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। याद रखिए क्लोरोफिल वर्णक का कैसा होता है? रंग हरा होता है। आपको बताए थे 9th में पढ़िएगा लवक। लवक 3 प्रकार का होता है, उसी में आपको ये सब पढ़ाया गया है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? भी आपको बता दिए थे, 32 दांत होते हैं। दांत की संख्या 32 है। वयस्क मनुष्य में पूरा जीवन काल में 52 है, और दांत का प्रकार पूछे तो 4 है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, दांत की कुल संख्या वयस्क मनुष्य में पूछा तो 32, पूरा जीवन काल में पूछे तो 52, दूध के दांत की संख्या पूछे तो 20, लेकिन अगर दांत का प्रकार पूछे तो 4। अब यहां देखिए, इसमें कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी, अच्छा चीज बताइए, स्वपोषी पोषण होता है कि इसमें एकमात्र है पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, बाकी जितने भी धरती पर जीव जंतु है कहीं न कहीं दूसरे पर आश्रित हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम कमा रहे हैं तो भोजन नहीं बना सकते, हाँ खरीद के ला कर क्या बना सकते हैं। एकमात्र पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधे जो भोजन अपना बना लेते हैं। और अभी आपको बताया था, अच्छा वो जो भोजन बनाने की क्रिया पेड़ पौधों में होता है उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और अभी बताया प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री मतलब बनाने के लिए जो होता है 4 चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें देखिए लिखिए क्लोरोफिल, और आपका हो गया CO2, H2O, सूर्य का प्रकाश, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन में क्या लगाना? ऐसा नहीं कि क्लोरोफिल देखिए टिक लगा दिए, नहीं, ऑल ऑफ दीज। आगे देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अभी आपका चर्चा में कर दिए कौन होता है? यकृत होता है, जो 1.5 किलो का होता है। आगे बढ़िए, अब आ जाइए। अभी देखते हैं मनुष्य के आहार नाल के में अवशेषी अंग कौन है? याद रखिएगा जो अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों में क्या होता है? अपेंडिक्स होता है। तो अपेंडिक्स कहते हैं किसको? उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं छोटी आंत बड़ी आंत, मानव पाचन तंत्र में आपको बताया गया कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में, तो सिर्फ उसी का हम संरचना बनाएंगे। ये देखिए इस तरह की संरचना हमारे शरीर में लगभग 32 फीट होता है। ठीक है, थोड़ा मनी नहीं होता है। और ये देखिए संरचना जो इस तरह से आता है गोलाकार। ठीक है, और यहाँ आकर के क्या होता है? देखिए जुट जाता है। तो ये जो जोड़ होता है, छोटी आंत बड़ी आंत के जोड़ को हम लोग सिक्कम कहते हैं। यहाँ देखिए एक वर्ड आया सिक्कम। ठीक है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। चलिए, तो ये जो सिक्कम होता है जोड़ होता है, छोटी आंत बड़ी आंत का जोड़ होता है। कभी कदार क्या होता है? भोजन जैसे तैसे खाने के चक्कर में या फिर अनपच के कारण भी होता है, तो ये जो होता है ये छोटा सा भाग में क्या होता है? भोजन आकर के सड़ जाता है, और सड़ जाने के कारण क्या होता है? ये धीरे धीरे यहाँ पर सड़ने लगता है, और सड़ने लगेगा तो जो भी चीज़ सड़ेगा तो उसमें जीवाणु विषाणु तो होना तय है। और जैसे ही होता है तो उसकी संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा? कभी कभी जब आप भोजन ज़्यादा कर लीजिएगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ पर दर्द का महसूस होगा। डॉक्टर के पास जाइएगा, छोटा सा टाँका लगाएगा, ये काट के बाहर कर देगा, यानी आपका अपेंडिक्स हो गया बाहर। चलिए, तो ये क्या है? हमारे शरीर के लिए अवशेषी अंग। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो याद रखिएगा अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है कूट पात के द्वारा पकड़ता है। बताए थे कूट पात का अर्थ आपसे पूछेगा तो लिखिएगा झूठा है, झूठा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अमीबा से देखिए बनेगा क्या? क्या अमीबा कैसा प्राणी है? एक कोशिकीय जीव। कैसा जीव है? अगर एक कोशिका पर पूछेगा तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का आकार यदि पूछे, क्या पूछे? बताइए कि आकार कैसा होता है? याद रखिएगा अमीबा का आकार जो होता है अनियमित होता है। क्या होता है? अनियमित होता है। अनियमित कहने का मतलब ये अपने शरीर का आकार बदल लेता है, उसी को कहते हैं अनियमित। ठीक है, एक अमीबा हो गया, और हमारे शरीर में WBC वो भी क्या है? अनियमित है। क्लियर है? आ जाइए और आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती है। पत्ती में बताए थे क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसका काम है प्रकाश का अवशोषण करना। आ जाइए, क्लास में ये सब बता दिए थे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होने के कारण फिर से मेहनत करना पड़ रहा है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। याद रखिएगा जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है वो हमारे अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, आपको चित्र बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, और अच्छा से बना देते हैं। जे के आकार का ये जो अमाशय होता है किसके आकार का होता है? जे के आकार का। इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से तुम्हारा निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस। और जठर रस से भी 3 प्रकार का,
एक आपका नाम हो गया रेनिन, एक नाम हो गया पेप्सिन और एक हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न क्या था, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथि जठरस निकलता है, जठरस से रेनिन, पेप्सिन और HCl। रेनिन का काम है बच्चों में जो दूध का पाचन होता है इसी हार्मोन के कारण। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और हाइड्रोक्लोरिक का मेन काम है जीवाणु का भक्षण करना। किसका भक्षण करना, जीवाणु का भक्षण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण भी बताए थे, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है तब उसके शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। क्लियर है, अभी समझा दिए थे पूरा। आगे बढ़ते हैं। अमाशय के अग्रभाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को, अमाशय को 3 भागों में बांटा गया, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। तो अग्रभाग को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक। क्लास में सब बताया गया, मिला लीजिए। आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर सब बताया गया था क्लास में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बताए थे, उपोत्पाद के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन। याद रखिएगा, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा तो जो मेरा प्राण वायु है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। चलिए, और ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 22%। CO2 वायुमंडल में हमारा 0.03% है और नाइट्रोजन 78%। याद रखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी है, नाइट्रोजन की है। क्लियर, इधर आ जाइए। ये देखिए सब बना हुआ है। cos थीटा का वैल्यू 4/5 है तो tan थीटा पूछा है। cos थीटा दिया गया, cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है 4/5। लंब देखिए यहाँ पर निकाला गया है, tan थीटा लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू देखिए कितना आया है, 3 और आधार का वैल्यू देखिए यहाँ से कितना आ गया, 4। तो ये आपका हो गया 3/4 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लास में सब बता दिया गया था, वीडियो में गड़बड़ी के कारण क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। आ जाइए समझ लेते हैं। चलिए आ जाइए, इसको फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। आ जाइए, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि cos 48 और sin 42 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देखिए क्या लिख लेते हैं, cos 48 डिग्री है और माइनस sin 42 डिग्री। बताए थे जब भी आपको एंगल का मान नहीं जानते तो ई cos का cos लिखिए, 48 की जगह 90 लिखिए, ज़्यादा लिख दिए कितना 42, घटा देंगे आ जाएगा 48 की नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा cos 90 माइनस थीटा और माइनस ये देखिए हो गया sin 42 डिग्री। अच्छा बताइए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin, और थीटा की जगह पर एंगल 42 है तो 42 और sin यहाँ पर लिख दीजिए 42। बताइए sin 42 में 42 घटेगा, आपका आंसर 0 आया, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए साइन है, cos है, बताए थे 29 और 61 मिला के 90 आ रहा है। जहाँ वैल्यू नहीं जानते तब बताए थे साइन के घर कौन जाता है, cos, और cos के घर जाएगा साइन। देखिए tan के घर कौन जाएगा, cot, और cot किसके घर आएगा, tan का, ठीक है। यदि आप पड़ोसी वाला से बगल वाला से उधार जाते हैं मांगने के लिए तो उसको घटेगा तो आप ही यहाँ आएगा, ठीक है। वही काम है, tan cot, cot tan, ये दोनों पड़ोसी हैं। और बच गया कौन, sec और cosec, ये क्या है, पड़ोसी है, ठीक है। आ जाइए, तो बताए थे 29 61 मिला के 90 हो रहा है। आप उनके आंसर कौन लगाना है, 1। चलिए पूरा तो बना हुआ है, चला फिर भी आपको फिर से समझाना पड़ रहा है हमको। आ जाइए, यहाँ पर देखिए लिखा है क्या कि सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो एक तो आप देख लीजिए दोनों में किसका मान बराबर है, कितने डिग्री पर, ठीक है। 90 डिग्री पे बराबर हो रहा है 45, 30, 75। नहीं समझ में आ रहा है, समझाने का तरीका है। कॉस का सेक का फॉर्मूला लिख लेते हैं 1/cos थीटा और कोसेक का 1/sin थीटा। ये देखिए त्रियक जब गुना कीजिएगा साइन को यहाँ ले जाते हैं तो ऊपर हो गया साइन थीटा, नीचे हो गया कॉस थीटा। ये आपका हो गया। बताइए साइन बटे कॉस क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू है तो थीटा, tan थीटा बराबर कई डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का। तो बताइए थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। तो जहाँ आपका 45 डिग्री, बताइए सेक 45 का वैल्यू क्या आता है, √2, और कॉसेक 45 का वैल्यू √2। देखिए दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। चलिए फिर से मिलाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा गया था कि साइन यहाँ पर देखिए 20 डिग्री है और प्लस थीटा लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है cos 30 डिग्री। एक चीज़ बताइए, बोला है कि थीटा के वैल्यू पर क्या रखें, मान पूछ रहा है, ये थीटा पूछ रहा है। cos 30 का वैल्यू पूछे था √3/2 बताइएगा। यहाँ देखिए साइन है और यहाँ 20 है और प्लस, बताइए थीटा में कितना डिग्री जोड़े, तो साइन में कितना डिग्री का मान होता है, √3/2, 60 डिग्री का मान। तो 20 लिखा है, हम 40 यहाँ पर लिख दें तो क्या हो सकता है बताइए, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो 40 क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। देखिए साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, एकदम देखिए पुट हो गया मान।
यानी हमने थीटा की जगह पर कितना रखा था 40 डिग्री। आ जाइए अगला क्वेश्चन। सब क्वेश्चन बताया गया है क्लास में। यहाँ देखिए कौसेक 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू। एक चीज बताइए, कौसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। अब सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को हमने रहने देते थे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बना हुआ है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 3 का 3 लिखें और tan स्क्वायर, तो tan 60 का वैल्यू √3 स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर 3, 3 तिहाई 9। चलिए आ जाइए क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिएगा बड़ा अच्छा सीखिएगा, ये क्वेश्चन जो है नितंबता है। ये क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, ट्रिक के माध्यम से आपको तुरंत 2 सेकंड में हल करके हम बताते हैं। कुछ नहीं करना है बेटा, देखो कितना लिखना है पहले, जब भी एंगल मालूम है 18 डिग्री हमको मालूम है एंगल, बताए थे जिसमें एंगल मालूम रहेगा 90 वाला दिमाग लगाना, तो हम 90 लिखते हैं। ये देखिए माइनस है तो प्लस आप कीजिएगा, बताइए कितना है 2 है, ये यहाँ कहाँ 3 है, तो इससे 3 से भाग लगा देना है, जितना ए रहेगा जोड़ के उससे भाग लगाना है। तो यहाँ जुड़िएगा तो आ गया 108 और नीचे 3, 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9 और 3 चक 18, कुल मिला के 36 डिग्री आपका आ गया आंसर। साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, तो 1/√2 में 1/2 बचा गया, बचेगा कुछ 0, 0 गुना 2 आ गया 0। आ जाइए यहाँ भी देख लेते हैं, बताइए साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, √3 होगा, और कॉस इसका होता है √3/2। यहाँ देखिए 1 गुना √3 गुना √3 3, √3 गुना √3 3, और नीचे आ गया 2, 3/2 जहाँ आंसर रहेगा वहाँ आपका टिक लगा देना है, सरल कर देना है। यहाँ देखिए अल्फा बीटा बोल रहा है 30 डिग्री है, यहाँ पूछा कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। कॉस अल्फा भी 30 डिग्री रखना है, बीटा भी 30 डिग्री रखना है, क्यों, क्योंकि दोनों का मान आपस में बराबर बोला है। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। क्लियर। यहाँ देखिए चलते हैं फिर से समझते हैं। यहाँ देखिए tan थीटा √3 बोला है, तो यहाँ पूछा है कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू पहले ज्ञात करते हैं। tan थीटा बताइए √3 कितना डिग्री का मान हो गया, टाइम में 60 डिग्री का मान, tan यानी थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। हमसे पूछा है कॉस थीटा का मान, कॉस लिखेंगे, थीटा 60 डिग्री तो 60 डिग्री आप पुट करेंगे, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, मिला लीजिएगा एंगल। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है। आपसे पूछा स्पेशल साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको क्या काम करना है, साइन स्क्वायर थीटा रखना है, कॉस प्लस उधर ले जाना है तो हो जाएगा माइनस। तो यहाँ देखिए हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ आपको ऑप्शन लग रहा है वहाँ टिक लगा लीजिए। चलिए ये आपका लगता है सारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। कुछ बचा हुआ है, हाँ बचा हुआ है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बारे में चर्चा किया है, तो बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये देखिए आपका टोटल क्वेश्चन क्या हो गया है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो हो गया आपका, जो आप पहला मेगा था, मेगा नहीं सॉरी परीक्षा था, एग्जाम था, टेस्ट था, वो सारा आपको हल करके हम आपको बता दिए। आपका काम है कॉपी किताब निकाल के बैठ करके टोटल A to Z मिला लेना। यदि कोई दिक्कत होता है फिर आप क्लास में संपर्क कीजिए। हर हर महादेव, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।